और सीधे लिए चलते हैं आपको कानपुर, जहां पर बीजेपी महिला विधायकों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश विधानसभा पिछले 2.5-3 वर्ष के अंदर अपने इनोवेशन के लिए जानी जा रही है, नए नए प्रयोगों के लिए जानी जा रही है। देश के अंदर किसी भी एक विधानसभा ने ई विधान को लागू किया, उसमें से उत्तर प्रदेश विधानसभा नंबर 1 पर आती है, पहले नंबर पर है, जिसने ई विधान को सफलतापूर्वक लागू करके पेपरलेस विधानसभा भी हो सकती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इन बातों को हम केवल देख नहीं समझ, बल्कि वहां पर केवल बोल नहीं सकते, बल्कि उसका अनुभव भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जो देश के अंदर किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है, उस विधानसभा में हमें देखने को मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी अलग अलग मंच देने का काम, क्योंकि सामान्यतः जब हम विधानसभा में रहते हैं तो एक दलीय प्रतिबद्धता के साथ जुड़े होते हैं, कॉमन इशू पर सहमति नहीं बन पाती। लेकिन जब हम अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए अधिवक्ताओं के साथ, चिकित्सकों के साथ, अभियंताओं, अभियांत्रिकी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, मानविकी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, या समाज जीवन के अलग अलग पक्ष का प्रतिनिधित्व जो लोग करते रहे हैं या उनके पास उस प्रकार का अनुभव है, उनके ग्रुप के साथ बैठते हैं तो दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके फिर हम समाज के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। उस पहल को भी अलग अलग तबके के मान्य सदस्यों की उपस्थिति के समय, उनके साथ अलग अलग चर्चा के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आगे बढ़ाया है। और आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सभी माननीय सदस्यगण, महिला सदस्यगण यहां पर आज उपस्थित हुई हैं। यह एक सराहनीय प्रयास है। मैं स्वागत करता हूं उत्तराखंड विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी जी का। उन्होंने अपनी बात को कही यहां पर, और बहुत प्रभावी ढंग से उन्होंने अपनी बात कही। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि राष्ट्र के लिए समर्पण की एक पृष्ठभूमि है। उनके पिता उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारतीय सेना के एक जनरल के रूप में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवा भी देश को दी है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य कैसे होना है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। उससे पहले इस परिवार का संबंध उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कालखंड में उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दिया था, न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वही परिवार की पृष्ठभूमि उनकी है। तो स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक जीवन में कार्य कैसे होना है, कैसे हम अपने आप को एक्सपोजर दे सकते हैं अपने कार्यों के माध्यम से, उनके पास अनुभव और विरासत की एक अद्भुत विरासत है। परंपराएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं कि भारत की परंपरा ने कभी किसी पर अपनी बात को थोपा नहीं, कभी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही सच है।
जिसका मैं अनुसरण कर रहा हूं वही सब लोग करें, कभी नहीं कहा। सबको उसकी स्वतंत्रता दी है। उपासना विधि से लेकर के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने का एक अवसर दिया। और आधुनिक लोकतंत्र दुनिया में बाद में आया होगा। भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र की शुरुआत ईस्वी से 600 वर्ष पूर्व वैशाली से प्राप्त होते हैं। इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। उससे भी अलग अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो बहुत अलग अलग कालखंड में सब देखने को मिला। यानी अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र भी रहा है। भारत एक देश ऐसा है जिसने जब 1952 में अपना पहला चुनाव किया तो अगर पुरुष उसमें वयस्क मतदाता के रूप में अपने मत का प्रयोग कर सकता था तो महिलाओं को भी उसी समय 1952 में भी अपने मत को देने का पूरा अधिकार प्राप्त हुआ था। जबकि दुनिया के तमाम ऐसे देश, इंग्लैंड में हमसे बाद में मिला। याद रखना, जो अपने को आधुनिक देश कहते हैं, उन देशों में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में महिलाओं को मताधिकार की ताकत भारत से बहुत बाद में प्राप्त हुआ है। यानी भारत इस मामले में दुनिया से बहुत आगे है। और आगे जाते जाते आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ चुका है वह एक बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा कहना है कि समाज की व्यवस्था में महिला और पुरुष, नर और नारी दोनों मिलकर के एक व्यवस्था का संचालन करते हैं। दोनों अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं कि आप ये कहने लग जाएं कि अब हम लोग यहां आ गए तो उसके बाद अब विद्रोह खड़े करके आप समाज को ही चुनौती देने लग जाएं। ऐसा नहीं। याद रखना, इसकी शुरुआत परिवार से होती है, घर से होती है। देखिए, मैं आपको आपके सामने एक उदाहरण देता हूं। 2017 में सरकार बनी। प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और कमोबेश कोई एक जनपद और कोई एक क्षेत्र नहीं था। मैं जिस भी क्षेत्र में जाता था देखता था। मैं खासतौर पर इन बातों को देखता था। मैं उस समय ज्यादातर निकलता था जब बच्चे स्कूल जाते थे। मैंने एक बात को अनुभव किया कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में बेटियां नंगे पैर जाती थी। और बालकों के पैरों में चप्पल या जूते जरूर रहते थे। ज्यादातर के पैरों में, सबके नहीं थे लेकिन रहते थे। मैंने एक बार एक जनपद में जब मैं गया था, जनपद के दौरे पे, तो मैंने एक स्कूली बच्ची से पूछा। संभवतः दिसंबर का माह था, स्कूल खुला था। वह एक पुरानी सा झोला अपने कंधे पे ऐसे लटका करके चल रही थी स्कूल। नंगे पैर थी, केवल एक शर्ट थी, उस एक कुर्ता था उसके बदन में, कोई स्वेटर नहीं। वह भी कुर्ता भी जो था बहुत पुराना था। नंगे पैर थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम कहां जा रही हो? तो उसने कहा स्कूल। मैंने कहा तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तो वो कुछ बोली नहीं।